तो चलिए स्टूडेंट्स अपन स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रिक सेल्स बताए थे और उसमें आपको समझाया था कि सेल में एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव आयंस के पहुंचने से पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और दूसरे इलेक्ट्रोड्स पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं जिससे वो लो पोटेंशियल पर हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। फिर जो पॉजिटिवली चार्ज होता है उसको एनोड बोल सकते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज होता है उसको हम कैथोड बोल सकते हैं। तो इस तरीके से जो सेल फॉर्म हो गया है, एक प्लस एक माइनस, जब आप उसको एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करेंगे जैसे बल्ब से, तो प्लस से माइनस की तरफ क्या फ्लो करेंगे, पॉजिटिव आयंस, और उसी फ्लो को अपन मानते हैं करंट। तो करंट का फ्लो होता है प्लस टू माइनस और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है माइनस टू प्लस। कहां पर? एक्सटर्नल सर्किट में। तो बार 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 इन इलेक्ट्रॉन्स का पॉजिटिव आयंस के साथ में कोलिजन होता है। भाई मैं आपको समझा रहा हूं कि यहाँ पर जो एक्सटर्नल सर्किट ये बल्ब है, बल्ब के अंदर ये रेजिस्टेंस है, तो अब यहाँ से प्लस टू माइनस पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, इसी को तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो बार बार इलेक्ट्रॉन्स का पॉजिटिव आयंस के साथ में कोलिजन होता है। कोलिजन होने की वजह से एनर्जी लॉस होता है, और एनर्जी लॉस होगा तो डेफिनेटली पॉजिटिव आयंस जो है वो फ्लो नहीं कर पाएंगे। प्लस टू माइनस एक्सटर्नल सर्किट में और इंटरनल सर्किट में माइनस टू प्लस। तो इनको फ्लो करवाने के लिए सेल को क्या करना पड़ता है, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फ्लो करवाने के लिए पूरे होल सर्किट में सेल जितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है उस एनर्जी को हम बोलते हैं ईएमएफ ऑफ ए सेल। क्या बोलते हैं? ईएमएफ ऑफ ए सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो मान लीजिए क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, क्यू होल सर्किट में क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, और उसको फ्लो करवाने के लिए सेल कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, W। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यदि फ्लो करवाना है यूनिट चार्ज को, तो सेल कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा, W/Q। इसी को बोलते हैं ईएमएफ ऑफ ए सेल। मतलब ये क्या मिल गया आपको, ईएमएफ का फॉर्मूला। तो ईएमएफ जो है उसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं, और ई इक्वल टू होता है W/Q। इसीलिए ईएमएफ की जो डेफिनेशन हम लोग देते हैं वो यही डेफिनेशन देते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज फॉर सर्कुलेट in whole circuit of a cell is called EMF of a cell. Energy required by unit positive charge to circulate in whole circuit of cell is called EMF of a cell, or the potential difference between the electrodes when the cell is in open circuit is called EMF of a cell.
जब सेल ऑफ कंडीशन, जब आप रात को सोते हो, सवेरे उठते हो ना, फुल चार्ज हो जाते हो, पूरी एनर्जी रहती है आपके पास, फिर दिन भर सवेरे उठ के उछल कूद करते हो, पढ़ाई लिखाई करते हो, स्कूल जाते हो, कोचिंग जाते हो, दिन भर वर्क करते करते रात तक थक जाते हो, एनर्जी जो है वो आपकी बहुत कम हो जाती है। रात को जब सोने का टाइम होता है और कोई एक गिलास पानी मांग ले तो गुस्सा आता है, बड़े बेमन से लाके देते हो, लेकिन जैसे ही फिर सो के उठते हो, सवेरे उठते हो, फुल एनर्जी चार्ज। बिल्कुल वैसे ही यहां भी जब सेल ऑफ कंडीशन, जब सेल का आप यूज नहीं कर रहे हैं, उस वक्त उसके पास में इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, टोटल एनर्जी रहेगी। जब सर्किट से कनेक्ट कर दोगे तो फिर क्या प्रॉब्लम आएगी, एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, कोलिजन हो रहा है, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, एनर्जी कम हो जाएगी। तो जिस वक्त सेल ऑफ कंडीशन में होता है तो उस वक्त उसके पास में टोटल एनर्जी होती है, और उस वक्त उसके इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं बच्चों ईएमएफ ऑफ ए सेल। इसलिए जब ईएमएफ की डेफिनेशन की बात होती है तो दो तरीके से दे सकते हैं। एक तो वो जो कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, तो potential difference between electrodes when the cell is in open circuit is called EMF of a cell, or energy required by unit positive charge to circulate in whole circuit of a cell is called EMF of a cell. EMF it is denoted by capital E, और इसलिए बच्चों वो EMF का फॉर्मूला होता है E is equal to W by Q. What is W? Energy. कहाँ के लिए है? एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। मैं चाहूं तो उसको ब्रेक करके लिख सकता हूँ W को, उसको लिख सकता हूँ W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल अपॉन Q, ऐसा लिख सकता हूँ। मतलब ये W का मतलब है W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल। सेकेंड बात जो होती है बच्चों, ये जो EMF है ना, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए सेल। ये सेल की क्या है? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी EMF, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए सेल। अभी कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? मतलब जो सेल का EMF है वो इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट इसके नेचर पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोड्स के साइज या इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी इस पर डिपेंड नहीं करता। क्या बोल रहा हूं मैं, आप जरा समझें। तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में एक टेबल के लिए बोला था, और उस टेबल में याद करो आपको मैंने बोला था 2 सेल सेम थे, फिर बाकी बचे हुए 2 सेल सेम थे। एक सेल में कोई डिफेक्ट होता था तो दूसरे में उसको मॉडिफाइड किया गया है। तो जैसे सिंपल वोल्टिक सेल, उसमें आपने एनोड क्या लिया था? कॉपर। कैथोड क्या लिया था? जिंक। इलेक्ट्रोलाइट क्या था? डाइल्यूट H2SO4। EMF कितना लिखा था आपने? 1.08 वोल्ट। सेकंड, उसके बाद आपने डेनियल सेल लिखा था, उसमें भी आपने क्या लिखा था? एनोड सेम कॉपर,
कैथोड कैसा था, सेम जिंक, इलेक्ट्रोलाइट भी सेम था, डाइल्यूट H2SO4, और इसलिए देखो ईएमएफ भी आपने सेम लिखा था 1.08। ये दोनों सेल में चूंकि इलेक्ट्रोड सेम थे, इलेक्ट्रोलाइट सेम था, और इसलिए ईएमएफ भी सेम था। बाकी के दो सेल लेक्लॉन्ची और ड्राई सेल, उनको ध्यान दो, उनमें भी आपने ऐसे ही किया था। दोनों में एनोड कार्बन था, दोनों में कैथोड जिंक था, दोनों में इलेक्ट्रोलाइट सेम था NH4Cl। बस थोड़ा सा फर्क ये था कि ड्राई सेल जो था उसमें पेस्ट फॉर्म में था और लेक्लॉन्ची में सॉल्यूशन फॉर्म में। और आप देखो लास्ट में, लास्ट वाले कॉलम में आपने ईएमएफ क्या लिखा था, 1.5 वोल्ट। तो इन दोनों सेल में चूंकि इलेक्ट्रोड सेम थे, इलेक्ट्रोलाइट सेम था, इसलिए आपने ईएमएफ भी सेम लिखा था 1.5। लेकिन फर्स्ट टू सेल से डिफरेंट, वहां 1.08 था या 1.5, क्योंकि वो जो फर्स्ट टू सेल के इलेक्ट्रोड थे वो अब नहीं है, बाकी दो सेल में बदल गए, इलेक्ट्रोलाइट बदल गया, नेचर बदल गया, ईएमएफ भी बदल गया। जिन जिन के इलेक्ट्रोड सेम थे, इलेक्ट्रोलाइट सेम था, उनका ईएमएफ सेम था। तो इसका मतलब ईएमएफ जो है वो किस पर डिपेंड करता है, ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड के साइज पर और इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता। इसलिए अपन ईएमएफ को कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बोल रहे हैं। अब मान लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने आपको पूरा सिंपल वोल्टिक सेल पढ़ाया था ना, समझाया था, तो हो सकता है आप मुझसे क्वेश्चन कर लेते, सर ये इलेक्ट्रोड जो आपने यूज किए हैं कॉपर और जिंक, इसमें इलेक्ट्रोड का साइज क्या है? तो मैं बोल देता, मान लीजिए चलिए 2 mm की रॉड है, और बोले सर वो आपने इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट H2SO4 कितना डाला? और मैं बोल देता सपोज चलो मैंने 500 ग्राम्स डाला है या ½ लीटर डाला है, ½ लीटर, और आप सुनने के बाद बोलते अच्छा चलो ठीक है, मनी में बोलते ठीक है, और फिर घर जाते मार्केट से जो है इलेक्ट्रोड परचेज करते आप, कॉपर रॉड 4 mm की जस्ट डबल साइज, जिंक 4 mm की डबल साइज, और इलेक्ट्रोलाइट आप उससे बोलते थे भैया 1 लीटर दे दो डाइल्यूट H2SO4, और सेल बना के आप सोचते कि अब जो सेल बनेगा उससे ईएमएफ बढ़ जाएगा, तो आप गलत फहमी में हो। ईएमएफ अभी भी नहीं बदलेगा, वो ईएमएफ तो ही आएगा, 1.08 वोल्ट ही आएगा। ईएमएफ इलेक्ट्रोड के नेचर और इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोड के साइज और इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए वो जो सेल बनेगा, वो आपका जो बनेगा वो सिंपल वोल्टिक सेल ही बनेगा, और उसका ईएमएफ 1.08 वोल्ट ही आएगा। ये बात अलग हो सकती है कि वो सेल आप जो बना रहे ज्यादा क्वांटिटी ली है तो ज्यादा देर चल जाए थोड़ा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा ना इलेक्ट्रोड्स के बीच का ओपन कंडीशन में, वो 1.08 ही आएगा। इसी को बोल रहे हैं अपन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। तो ईएमएफ ऑफ ए सेल, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए सेल। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है इलेक्ट्रोड्स के नेचर पर और इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर डिपेंड करता है। रहा सवाल नेक्स्ट में बोलता है आपसे डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेते भाई। डायमेंशनल फॉर्मूला आप क्या बोलते हैं ईएमएफ के लिए? W के लिए क्या बोलते हैं? वर्क के लिए m L² T - 2,
चार्ज के लिए क्या बोलते हैं 80, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाता है ml स्क्वायर t माइनस 3a माइनस 1। यूनिट क्या बोलते हैं आप? अच्छा, ऐसा फॉर्मूला आपने पोटेंशियल में भी देखा है, v इज इक्वल टू w बाय q। और इसलिए आप सीजीएस सिस्टम में आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या दी थी? स्टेट वोल्ट। यहाँ भी स्टेट वोल्ट यूज करते हैं। अर्थ पर स्टेट कूलम भी लेते हैं, अर्थ पर स्टेट कूलम या स्टेट वोल्ट यूज करते हैं। एसआई सिस्टम में यदि अपन बात करें, ये सीजीएस यूनिट हो गई, और एसआई यूनिट यदि आप बोलोगे तो जूल्स पर कूलम और वोल्ट, बिल्कुल वही लेते हैं, राइट। अच्छा, इसके बाद मुझे बच्चों आपको बताना चाहिए टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए सेल। ये भी बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस है इलेक्ट्रोड्स के बीच का, सेल के इलेक्ट्रोड्स के बीच का। लेकिन ये तब है जब सेल क्लोज सर्किट में होता है। जिस वक्त आप सेल को यूज करते हैं उस वक्त इसके इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। Potential difference between electrodes of a cell when cell is in closed circuit। यदि यहाँ पर आपने दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में बल्ब लगा दिया और यहाँ पर वोल्टमीटर जो होता है ऐसा डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से अपन ये 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। अब इसमें दो टर्मिनल होते हैं, दो स्क्रू लगे रहते हैं, उनको यदि वायर से आप इससे और इससे पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, पैरेलल में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो ये जो रीड करेगा इस वक्त पोटेंशियल डिफरेंस, वही एक्चुअली में सेल का क्या कहलाएगा? टर्मिनल वोल्टेज। तो जैसे अपन ने ईएमएफ के लिए क्या बोला था? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स व्हेन द सेल इज इन ओपन सर्किट इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ ए सेल। तो जैसा मैंने बच्चों आप लोगों को बताया था ना ईएमएफ के लिए, बिल्कुल वही है। जब सेल ओपन सर्किट में होता है तो उसके इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको ईएमएफ बोलते हैं, और जब सेल क्लोज सर्किट में होता है तो उसके इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस उसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। अच्छा, सेकंड ईएमएफ में मैंने एक और चीज आपको बताई थी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को सेल के पूरे कंप्लीट सर्किट में सर्कुलेट करने के लिए सेल जितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है, या यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको अपन बोलते हैं ईएमएफ ऑफ ए सेल। लेकिन यदि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को केवल एक्सटर्नल सर्किट में आप सर्कुलेट करवाना चाहते हैं, केवल एक्सटर्नल सर्किट में, क्योंकि एक्सटर्नल सर्किट में भी तो कोई प्रॉब्लम हो रही है, एक तरफ से पॉजिटिव आयंस फ्लो कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स, तो बार-बार इलेक्ट्रॉन्स का पॉजिटिव आयन के साथ में क्या होता है? कोलिजन होता है। कोलिजन की वजह से क्या होता है? एनर्जी लॉस होता है। तो जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को केवल एक्सटर्नल सर्किट में सर्कुलेट करने के लिए, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं इस सेल का टर्मिनल वोल्टेज। मतलब मान लीजिए Q चार्ज फ्लो कर रहा है एक्सटर्नल सर्किट में Q, और उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए? W। तो यूनिट के लिए कितनी एनर्जी? W बाय Q। इस एनर्जी को हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। तो इसका मतलब टर्मिनल वोल्टेज को अपन V से डिनोट करते हैं,
तो V इज इक्वल टू V W/Q आया। अब आपका सोचना हो सकता है, आपके मन में बात आ सकती है, आनी नहीं चाहिए बाकी, क्योंकि इतना डिटेल में आपको समझा रहा हूँ तो आपको एकदम पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि नहीं दोनों W में फर्क है। भले ही वो लिखा जरूर W है, पर ये दोनों डिफरेंट W है। यहाँ पर ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम नहीं है। इस W में क्या छुपा हुआ है? W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल। इस W में क्या छुपा हुआ है? केवल W एक्सटर्नल। यहाँ पर मैं चाहूं तो W को मैं लिख सकता था W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल। पूरे सर्किट में सर्कुलेट करने के लिए, मतलब यहाँ पर न्यूमरेटर ज्यादा है, यहाँ पर ये W केवल कौन सा है? एक्सटर्नल। मतलब EMF जो होता है वो टर्मिनल वोल्टेज से ज्यादा होता है। भाई सिंपल सी बात है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को केवल एक्सटर्नल सर्किट में आप सर्कुलेट करवाओगे, जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको आप टर्मिनल वोल्टेज बोल रहे हो। मान लीजिए 7 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड थी, अब इंटरनल सर्किट में जब जाएगा तो मान लीजिए 3 जूल और चाहिए, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी? 10 जूल। तो यहाँ पर ये 10 जूल हो गया, समझ लो 10 डिवाइडेड बाय Q, और यहाँ पर कितना हुआ? 7/Q। ये डिफरेंस है, ये दोनों W में फर्क है। यहाँ का W मतलब टोटल एनर्जी और यहाँ का W मतलब ओनली फॉर एक्सटर्नल सर्किट। तो टर्मिनल वोल्टेज की डेफिनेशन आपको समझना चाहिए। व्हाट इज टर्मिनल वोल्टेज? एनर्जी रिक्वायर्ड बाय यूनिट। देखो Q की वैल्यू 1 कर दो ना बच्चों, फॉर्मूले में Q को 1 कर दो, जो चार्ज अपन फ्लो करवा रहे हैं कितना करवा दो? यूनिट। तो V इज इक्वल टू क्या जाएगा? W हो जाएगा। मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को केवल एक्सटर्नल सर्किट में सर्कुलेट करने के लिए जितना W मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसी को अपन क्या बोलेंगे? टर्मिनल वोल्टेज। तो डेफिनेशन बन गई, एनर्जी रिक्वायर्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज to circulate only in external circuit is called terminal voltage of the circuit। बच्चों रहा सवाल ये कि ये जो टर्मिनल वोल्टेज है इसकी वैल्यू एक्सटर्नल सर्किट पर डिपेंड करती है, एक्सटर्नल सर्किट के रेजिस्टेंस पर डिपेंड करती है। आप आगे चलकर वो फॉर्मूला लिखते हो, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। वहाँ V जो है एक्चुअली में वो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, किस पर डिपेंड करेगा? रेजिस्टेंस पर। तो टर्मिनल वोल्टेज इट इज डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ एन एक्सटर्नल सर्किट। रहा सवाल डायमेंशन फॉर्मूला, तो बच्चों इसका भी सेम आएगा, इतना ही आएगा, mL² T-3 A-1। और रहा सवाल यूनिट का, तो यूनिट भी सेम रहेगी। CGS यूनिट क्या बोलोगे? स्टेट वोल्ट। और SI सिस्टम में किसमें मेजर करोगे? वोल्ट्स में। अब नेक्स्ट टॉपिक मुझे समझाना चाहिए आप लोग को, इंटरनल रेजिस्टेंस, internal resistance of cell। ये क्या होता है भाई इंटरनल रेजिस्टेंस? तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये इलेक्ट्रोलाइट जब करंट फ्लो करता है एक्सटर्नली और फिर उसका क्या आता है इंटरनली, जब करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रोलाइट से तो जितना ऑब्स्ट्रक्शन
इलेक्ट्रोलाइट ऑफर करता है करंट को, उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। The obstructions offered by electrolyte in the path of flow of current is called internal resistance of a cell। भाई करंट कहाँ जा रहा है? बाहर भी जा रहा है। बाहर जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करेगा सर्किट, उसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलेंगे, और इलेक्ट्रोलाइट जितना ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करेगा उसको अपन इंटरनल रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो क्या डेफिनेशन हो गई इंटरनल रेजिस्टेंस की? बोलो, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। अच्छा, आज से तुम लोग इस वीडियो के बाद बोलने वाले हो, यार सर बहुत प्रेम से पढ़ाते हैं, बहुत प्यार से पढ़ाते हैं, बच्चों को पता नहीं क्या ऐसा हो ही रहा है, बहुत इत्मीनान से चल रही है टीचिंग। मुझे लग रहा है ऐसी टीचिंग हमेशा करनी चाहिए, नहीं तो भड़ 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 करो, बेचारे बच्चे जो है उनको समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं सर लोग। इत्मीनान से बोलो तो जरा लगता है कि हाँ सर ने तो जो है थोड़ा शहद वहद लगा के बेहतरीन पढ़ा रहे हैं। तो ये हो गया बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब ये जब अपन सर्किट में शो करते हैं तो ऐसा शो करते हैं, सेल के साथ में सीरीज में ऐसा करते हैं। जो सेल है उसके साथ में अपन ऐसा सीरीज में शो करते हैं। कुछ बार डायग्राम में ऐसा बना रहता है, ऐसा ही बना रहता है, सेल के साथ में इसको सीरीज में शो करता है। एक्चुअल में ये प्लस है, पॉजिटिव और ये नेगेटिव, प्लस माइनस, इनके बीच में जो गैप दे रहा है यहाँ पर जो रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब इसको बच्चों ओम में मेजर करते हैं। ये इंटरनल रेजिस्टेंस को किसमें मेजर करते हैं? ओम्स में। ओम और योम, वही वाला ओम, OHM, ओम। ऐसा नोटेशन यूज करते हैं इसके लिए, ऐसा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस means the obstructions offered by electrolyte in the path of flow of current is called internal resistance of a cell। अब आप बोलोगे सर ये कहां से ऑब्स्ट्रक्शन कैसे ऑफर हो रहा है, कौन रोक रहा है? अरे रास्ते में आप जा रहे हो, मान लो, या रास्ते में फॉर एग्जांपल कोई पहलवान जा रहा है और कुछ बीच में दो तीन लड़के दुबले पतले रोक रहे हैं उसको, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। वो तो पहलवान है ना, उसको तो आगे जाना ही है। तो क्या करेगा, उन दो तीन चार लोगों को थप्पड़ मारेगा, दन दन दन, और आगे निकल जाएगा। जो ऑब्स्ट्रक्शंस था उनको बेहतरीन एनर्जी प्रोवाइड की, गर्म वाली, और पहलवान जी आगे निकल गए। यहाँ पर पहलवान कौन है? करंट। करंट जा रहा है आगे, और अपोजिट डायरेक्शंस में कौन चल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोलाइट में भी तो ऐसे ही हो रहा है भाई। एक्सटर्नल सर्किट में पॉजिटिव आयंस कहां से कहां चल रहे हैं? प्लस से माइनस। और इंटरनल सर्किट में माइनस से प्लस। भाई करंट ऐसे जा रहा है ना, प्लस टू माइनस, और इंटरनल सर्किट में ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन अपोजिट चल रही है। तो बार बार इन इलेक्ट्रॉन्स का पॉजिटिव आयंस के साथ में क्या होता है? कोलिजन होता है। अब पॉजिटिव आयंस जो है उसको तो क्या मिली हुई है? एनर्जी। भाई पहलवान है वो तो देता है इलेक्ट्रॉन्स को मिला मिला के, तो वो जो दे रहा है मिला मिला के, तो डेफिनेटली वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इसलिए तो जब करंट फ्लो करता है सेल गर्म होने लगता है ना। तो जो गर्म हो रहा है किसकी वजह से? वो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या कर रहे थे? करंट का रास्ता रोक रहे थे। करंट ने उनको क्या पहनाया? थप्पड़ एनर्जी। वही किसमें कन्वर्ट हो गई है? हीट एनर्जी में। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। अब
बच्चों ये जो मैंने टॉपिक डिस्कस करे हैं, तो मुझे लगता है मुझे नेक्स्ट टॉपिक आपसे डिस्कस करना चाहिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस को अफेक्ट करेंगे। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि मान लो इन फ्यूचर आपने पढ़ाई लिखाई कर ली और फैक्ट्री डालने का सोचा कि हम सेल बनाने का सोचेंगे, तो अच्छे ही सेल बनाना चाहोगे। जब अच्छा सेल बनाना चाहोगे तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यदि बुरा सेल बनाना है तो वो आप जानो, मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा आपको। अच्छा सेल बनाना उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अच्छा सेल किसको बोलेंगे? जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो, जो भी एनर्जी लॉस हो रहा है वो इंटरनली कम हो। मैक्सिमम एनर्जी कहाँ मिले? बाहर मिले। बाहर बल्ब जलेगा, वो चलेगा, क्योंकि जब वो जलेगा तो हीट एनर्जी कन्वर्ट होगी लाइट एनर्जी में, उसका आप यूज कर रहे हैं। सेल गर्म हो रहा, उसका आप क्या यूज करेंगे? तो वो एनर्जी तो वेस्ट जा रही है। तो इसलिए आपको समझना जरूरी है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को अफेक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक बच्चों मुझे वही डिस्कस करना है आपसे, फैक्टर्स affecting internal resistance of cell। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को अफेक्ट करेंगे। तो उसमें बच्चों पहला है फर्स्ट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। फर्स्ट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, समझे? कंसंट्रेट इलेक्ट्रोलाइट यदि लोगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, और डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट लोगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, कम हो जाएगा। आप देखो ना, आपने जो टेबल मैंने बताया था उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट जितने भी थे सब डाइल्यूट थे। डाइल्यूट में डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी ज्यादा होता है, ज्यादा आयंस जनरेट होते हैं, सेल बढ़िया चलेगा। तो जो सेल में इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वो कैसा होना चाहिए? डाइल्यूट होना चाहिए। सेकेंड, ऑन डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स के बीच के डिस्टेंस पर भी इंटरनल रेजिस्टेंस अफेक्ट करता है। क्या होगा? सेल के इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस यदि ज्यादा होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? नो डाउट, यदि डिस्टेंस ज्यादा रखोगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस हाई होगा। क्या होगा कि आपको मालूम है सेल में क्या बोला मैंने? सेकेंड, ऑन डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स के बीच के डिस्टेंस पर, भाई इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस आप ज्यादा रखेंगे तो यहां से पॉजिटिव आयंस जा रहे हैं ऐसा, फिर कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। जितना डिस्टेंस कम होगा
जल्दी से पॉजिटिव आयन कैथोड से एनोड पर पहुंच जाएंगे, कॉलिजन कम होगा। ज्यादा डिस्टेंस रखेंगे, कॉलिजन तब तक होता रहेगा। एक तरफ से पॉजिटिव आयंस चलेंगे, अपोजिट डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे। इलेक्ट्रॉन्स का, पॉजिटिव आयंस का इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या होता रहेगा, कॉलिजन होएगा। उसी को तो आप इंटरनल रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। तो इसका मतलब बच्चों इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो जब आप अच्छा सेल बनाने की बात करोगे, सोचोगे, फैक्ट्री डालोगे, तो सेल के इलेक्ट्रोड्स कैसे रखोगे, क्लोज रखोगे, पास पास। एंड थर्ड, ऑन साइज ऑफ इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स के साइज का क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये जो आप अंदर इलेक्ट्रोड ले रहे हो, उनके साइज का इंटरनल रेजिस्टेंस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या। साइज ऑफ इलेक्ट्रोड्स, साइज का कोई इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा भाई। ये देखो ऐसा आपकी प्लेट है, यहाँ से ऐसी प्लेट, तो ये प्लस है, ये माइनस है, फिर ऐसा मिलेगा। अरे भाई इस चीज को ऐसे समझ लो, चलो पतला सा रोड है, गली है, और उस पतली से रोड में से एक तरफ से ट्रैफिक चल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैफिक चल रहा है, कॉलिजन ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा कॉलिजन होगा। उसी जगह वाइड रोड होता तो ट्रैफिक इजीली चला जाता, कॉलिजन नहीं होता। कोई आ भी गया तो थोड़ा साइड वाइड से जगह मिल जाएगी, निकल जाएंगे बिना कॉलिजन किए। पर यदि बहुत नैरो रोड है तो नो डाउट कॉलिजन बढ़ जाएगा। तो ऐसे यदि इलेक्ट्रोड्स का साइज बड़ा होगा तो एक तरफ से पॉजिटिव आयंस चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, कॉलिजन नहीं होगा। साइज ज्यादा होने पर आराम से एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे। पर यदि मान लीजिए थिन रॉड है तो फिर उनका पाथ जो है वो डिसाइड हो जाएगा, एक से दूसरी तरफ जाएंगे तो बार बार रास्ते में क्या होगा, कॉलिजन होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रोड्स का साइज जो है वो ज्यादा होना चाहिए। कभी देखिएगा आप, जो बैटरी बनती है ना, बैटरी, कार बैटरी, ट्रक बैटरी, तो वो बैटरी जब बनती तो उसमें अंदर बहुत छोटे छोटे सेल का कॉम्बिनेशन होता है। तो वहाँ जो सेल होते हैं उनमें प्लेट्स चलती हैं, चौड़ी रहती है वो, ताकि इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो, कम हो जाए। तो बच्चों ये मैंने फैक्टर्स जो हैं वो भी आप लोगों से डिस्कस किए। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को अफेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद मुझे आपको डिस्कस करना चाहिए इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन मेटल्स। मेटल्स में इलेक्ट्रिक कंडक्शन कैसे होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन मेटल्स, ये मुझे बताना चाहिए आपको। तो मेटल्स में बच्चों लार्ज क्वांटिटी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं लार्ज क्वांटिटी में, बल्कि इनको इलेक्ट्रॉन गैस भी बोलते हैं। तो जो मेटल्स में इलेक्ट्रिक कंडक्शन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन मेटल्स, तो जो भी मेटल्स आपने देखी हैं,
आप लोग इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, आपके चारों तरफ बहुत सारी जगह पर मेटल्स ही मेटल्स आपको दिखाई दे रही है। सिर उठाकर देखेंगे तो आपको फैन दिखाई देगा। फैन की जो ब्लेड्स हैं वो आयरन की हैं, मेटल है। और इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत तेजी के साथ में ऐसे 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 मूव करते रहते हैं। लार्ज क्वांटिटी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्शन के लिए। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड moves with a very high velocity 10 to the power 5 meter per second randomly. Actually में in the absence of electric field, these electrons moves randomly with a very high velocity 10 to the power 5 meter per second. रैंडम मोशन करते हैं, zigzag, कहीं भी जाते रहते हैं, अपनी मर्जी से घूमते रहते हैं, मेटल के बाहर नहीं निकलते। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ऐसा 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 मूव करते रहते हैं, कितनी वेलोसिटी से? 10 to the power 5 मीटर पर सेकंड, रैंडमली मूव करते रहते हैं। लेकिन यदि एक फिक्स डायरेक्शन में बात करें तो इनकी वेलोसिटी 0 मानी जाती है, क्योंकि बाहर निकल ही नहीं पा रहे, डिस्प्लेसमेंट बार बार 0 हो रहा है। तो फिक्स डायरेक्शन में तो इनकी वेलोसिटी 0 होती है। कब? इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या? चलो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि आपने ये मेटल ली, इसको इस तरीके से यहाँ पर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और सेकेंड एंड को इस तरीके से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ऐसा आपने कनेक्ट कर दिया। तो मेटल के जिस एंड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया वो प्लस हो गया, और जिस एंड को आपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया वो नेगेटिव हो गया। मतलब ये हाई पोटेंशियल पर आ गई है लो पोटेंशियल पर। और प्लस टू माइनस क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मतलब अब आपने यहाँ पर क्या अप्लाई किया है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब तक ऐसा नहीं किया था तो क्या था? एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी? 0। इसलिए मैंने फर्स्ट पॉइंट ये बोला है, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड free electrons moves in metal randomly with a very high velocity 10 to the power 5 meter per second, but in a definite direction its velocity remains 0. Second point, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ प्लस से माइनस, इलेक्ट्रॉन का मोशन ऐसा होगा, माइनस टू हमेशा इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। इस डायरेक्शन में क्या मूव करेंगे? पॉजिटिव आयंस मूव करेंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स। तो बार 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 इन इलेक्ट्रॉन्स का पॉजिटिव आयंस के साथ में क्या होगा? कोलिजन होगा। जैसे ही पॉजिटिव आयंस के साथ में इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होगा, ये क्या है? पॉजिटिव आयन, और ये है इलेक्ट्रॉन। जैसे ही कोलिजन होगा वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो क्या लग रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। क्यों लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, और किसमें ये? इलेक्ट्रिक फील्ड में है। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या होता है? F अपॉन Q। तो F इज इक्वल टू क्या होगा? Q इंटू E, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? स्मॉल e, इसलिए कितना फोर्स लगेगा? F इज इक्वल टू स्मॉल e इंटू कैपिटल।
भाई E इज इक्वल टू F अपॉन Q होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना हुआ है स्मॉल, इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो फोर्स लगेगा। और बच्चों जहां फोर्स होता है वहां क्या होता है एक्सेलरेशन, और जहां एक्सेलरेशन होता है वहां क्या होता है वेलोसिटी इंक्रीज होती है। इसलिए जैसे ही कॉलिजन हुआ तो वेलोसिटी भले ही जीरो हो गई पर फोर्स तो लग रहा है, इसलिए फिर से एक्सेलरेट होगा, फिर से वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और नेक्स्ट जो पॉजिटिव आयन आ रहे हैं इस साइड उनके साथ में फिर कॉलिजन होगा काफी हाई स्पीड से, काफी हाई स्पीड से। किन्हीं भी टू सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच में जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी between two successive collision is called drift velocity. It is denoted by Vt and its value is 10 to the power minus 4 meter per second. ये drift velocity जो है उसकी वैल्यू होती है 10 to the power minus 4 meter per second. तो सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक कंडक्शन से रिलेटेड, in the presence of electric field, free electrons moves in the opposite direction of electric field, and free electrons continuous collides with the positive ions moves in the opposite direction. The average velocity between two successive collisions is called drift velocity, and it is 10 to the power minus 4 meter per second. मैं यहाँ पर अलग अलग वेलोसिटी बोल रहा हूँ, एक वेलोसिटी 10 टू द पावर 5, एक 0, एक 10 टू द पावर माइनस 4, तीनों में डिफरेंस होना चाहिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में थी जिसमें इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे थे, तो मेटल के बाहर नहीं निकल रहे थे 10 टू द पावर 5, फिक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 निकल ही नहीं रहे हैं। अब निकलना चालू हो जाएंगे मेटल के बाहर कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे। और किन्हीं भी टू सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में जो एवरेज वेलोसिटी उसको क्या बोलोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको आप बोल रहे हैं 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर पर सेकंड। फिर बच्चों इसमें थर्ड पॉइंट, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका पॉजिटिव आयंस के साथ में कॉलिजन होता है, और किन्हीं भी टू सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच में जो टाइम इंटरवल होता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, और इसको हम टाउ से डिनोट करते हैं। व्हाट इज टाइम ऑफ रिलैक्सेशन? टाइम डिफरेंस between two successive collisions of electrons with positive ions is called time of relaxation. It is denoted by tau, time of relaxation. Time interval between two successive collisions is called time of relaxation. It is denoted by tau. तो बच्चों आज के वीडियो में इतना इनफ है, थ्योरी पार्ट है भी थोड़ा सा, लेकिन अब चालू होगा धीरे धीरे आपका वो अगले आगे आने वाले वीडियोस में चालू होगा। आप लोगों को खुद ही पता होगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सब इसमें चलेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस वगैरह सब, लेकिन उसके पहले मुझे बेसिक्स थोड़े से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे, तब आपको जो है ये चैप्टर के ऊपर आपका पकड़ बनेगी। ठीक है, आज बस इतना।